मेरी शादी को 3 महीने हुए थे कि मेरे पेट में हर वक्त दर्द रहने लगा था। एक दिन तबीयत बिगड़ गई तो मेरी सास और पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसकी बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। वो बोली डिलीवरी का वक्त आ गया, मरीज को डिलीवरी वार्ड में ले चलो। मुझे लगा मेरा पति अभी मुझे तलाक दे देगा, मगर वो मेरा हाथ थामकर बोला घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बच्चे को जन्म दिया और मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा ही बच्चा है, क्योंकि शादी से पहले मेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं था। मैं उस बच्चे से हरगिज प्यार नहीं करती थी और असल में मुझे हैरानी तब होती थी जब मेरी सास मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती और रोती जाती थी। एक दिन उसका राज मालूम करने के लिए मैंने सास के मोबाइल से अपने पति को मैसेज कर दिया। पति का जवाब पढ़कर मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैं आईने में के सामने खड़ी अपने मुरझाए हुए वजूद को देख रही थी। मेरी आंखों के नीचे हल्की हल्की काली लकीर बन चुकी थी, सर के बाल भी सफ़ेद होने लगे थे और रंग ऐसा हो गया था कि देखकर परेशान हो जाती थी। मैं काफ़ी मोटी भी हो चुकी थी, जबकि मेरे कमरे में लगी तस्वीरों में तो मैं पहचान ही नहीं जाती थी। नर्म नाजुक चेहरा, मौलाना सितारों की तरह रोशन आँखें। मैं अब हर वक्त परेशान रहने लगी थी, क्योंकि मेरी उम्र की लगभग सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी, जबकि मैं अभी तक कुंवारी थी। मेरी माँ मुझे तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मुझे मालूम था कि वो अंदर ही अंदर मेरे लिए परेशान रहती थी। मैं आईने के सामने खड़ी थी जब भाभी की आवाज़ आई। वो बोली, रेनू आ जाओ, चाय बन गई है, सब साथ बैठते हैं। मैं भी उनके साथ चल पड़ी थी। भाभी तेज चलती थी, जबकि मैं लंगड़ा कर चलती थी। वो आगे निकल गई तो वो पीछे मुड़कर मुझे देखकर हंसते हुए बोली, जब से तुम्हारा भतीजा 2 साल का हुआ है, मुझे हर काम जल्दी जल्दी करने की आदत पड़ चुकी है। आ जाओ मेरे साथ। भाभी ने मेरा हाथ थाम लिया था। मैं साथ चलते हुए बोली, आरती तुम मुझसे 6 महीने छोटी हो ना? उसने इस बात पर सर हिला दिया। तो मैं बोली, तुम्हारी शादी तो 5 साल पहले ही हो चुकी है, क्योंकि तुम बहुत हसीन हो। देखो मैं आज तक अपने माँ बाप पर बोझ बनी बैठी हूँ, क्योंकि मैं लंगड़ी भी हूँ और मोटी भी। आरती एकदम परेशान हो गई। मैं बोली, चुप करो रेनू, ऐसी बातें नहीं करते, भगवान सब अच्छा करेगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, वह तुम्हारे लिए बेहतर ही पति ढूंढेगा। मैं चुप हो गई थी। शाम को मैं अपने कमरे में बैठी रामायण पढ़ रही थी जब मेरी भाभी भागती हुई कमरे में आई और बोली, रेनू जल्दी से कोई अच्छा सा ड्रेस पहनकर बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। मैं तो भाभी की तरफ देखती रह गई। मैं बोली, आरती मेरे लिए रिश्ता? वो कैसे? भाभी हंसने लगी और बोली, माँ जी ने रिश्ता लेकर आने वाली आंटी से बात की थी, वह लेकर आई है रिश्ता। मैं बोली, आरती क्या फ़ायदा तैयार होने का, जब लड़के वाले मुझे रिजेक्ट करने ही वाले हैं। भाभी बोली, ना उम्मीद वाली बातें मत करो, तुम पिटोगी मुझसे। देखो सुबह हमने तुम्हारे रिश्ते के लिए प्रार्थना की और अब रिश्ता आ गया। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वो तुम्हें पसंद भी कर लेंगे। हो सकता है हमारी प्रार्थना भी सफल हो जाए। मैं तैयार होकर बाहर आ गई। एक लड़का और एक आंटी बैठी हुई थी। आंटी मुझे देखकर खुशी से उठकर खड़ी हो गई थी। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, जबकि मैं तिरछी नज़र से उस लड़के की तरफ देख रही थी। आज मुझे पहली बार ये एहसास हुआ था कि पहली नज़र की मोहब्बत किसे कहते हैं। लड़का भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया था। मेरे दिल से सच्ची दुआ निकली थी कि हे भगवान, ये लोग मुझे पसंद कर लें। तभी आंटी बोली, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, अगर आप कहें तो हम इसे अभी अंगूठी पहनाकर जाते हैं। तभी मैंने नज़र उठाकर उस लड़के की तरफ देखा था, वह भी मुझे देख रहा था। माँ बोली, अगर ये बात मेरे हाथ में होती तो यकीनन आपको अंगूठी पहनाने की इजाज़त दे देती, मगर आप तो जानती हैं ना कि शादी ब्याह के मामले मर्दों के हाथ में होते हैं। रेनू के पिताजी जब ऑफिस से वापस आ जाएंगे तो उनसे बात करके मैं आपको कॉल कर दूंगी। वह लोग चले गए थे, मगर मेरा दिल अभी तक बहुत धड़क रहा था। फिर ये हुआ कि मेरे सारे फैसले भगवान ने अपने हाथ में ले लिए। दोनों तरफ से हाँ हो गई और सिर्फ 1 महीने बाद ही शादी की तारीख भी तय हो गई थी। मैंने अपने घर वालों को सख्ती से मना कर दिया था कि मुझे धूमधाम से शादी नहीं करनी। मेरे दिल में यही डर था कि लोग मुझे देखकर हंसेंगे। मेरे घर वालों ने भी इस बात को मान लिया था।
और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। मेरे घर वालों ने शादी के जोड़े में मुझे विदा किया था और मैं अमर की दुल्हन बन चुकी थी। मैं बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद ही अमर भी कमरे में आ गया था। वो भी खुश लग रहा था। उसने मुझे मुंह दिखाई की रस्म पर अंगूठी पहना दी थी और बोला, रेनू, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो, जबकि मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसे कैसे हो सकता था कि वो एक मोटी सी बेरौनक लड़की को पाकर खुश हो गया। मैं बोली, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरे साथ शादी क्यों की है। अमर मेरे सवाल पर हंस दिए थे। वो बोले, जाहिर सी बात है, तुम मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैंने हाँ कर दी थी। मैं सवाल ही सवाल निकाल रही थी ताकि अमर का जवाब सुनकर मेरे मुरझाए हुए दिल को सुकून मिल जाए। मैं बोली, मुझ में आपको क्या पसंद आया था। वो बोले, तुम्हारी सादगी। तुम जैसी हो वैसी ही हमारे सामने आ गई थी। तुमने खुद को मेकअप के पर्दे में नहीं छुपाया था। मैं मुस्कुरा दी थी। मेरी शादी के बाद ही खूबसूरत लम्हे शुरू हो गए। मेरा पति मुझ पर जान निछावर करता था, जबकि मेरी सास तो मेरे माँ बाप की तरह ख्याल रखती थी। मैं बहुत मोटी हो चुकी थी। अब उनके साथ मैं बिल्कुल भी जचती नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि डाइटिंग शुरू कर दूं। मगर मेरी सास ने साफ मना कर दिया और बोली, अगर तुम स्मार्ट हो गई ना तो अमर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगोगी। यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई। खैर, हर शाम मेरी सास अमर के आने से पहले मुझे कुछ न कुछ मीठा जरूर खिलाती थी, जो कि मैं उनकी मोहब्बत समझकर खा लिया करती थी। आज मेरी सास ने मुझे कलाकंद खिलाया था, जिसे खाते ही मेरे पेट में जोरों से दर्द शुरू हो चुका था। अब तो हर रोज़ ऐसा ही होता था। मेरी सास जब भी मुझे कुछ मीठा खिलाती तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता था। जब तक अमर घर आते तब तक मैं दर्द से परेशान हो जाती थी और फिर वह सारी रात मेरे लिए जागता रहता था। हम दोनों को एक दूसरे के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करने का मौका ही नहीं मिला था। मैं इस वजह से बहुत परेशान थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी सास का दिया हुआ मीठा खाऊं ही नहीं, क्योंकि मुझे अपनी सास पर शक होने लगा था कि शायद वो मेरे और अमर के प्यार से जलने लगी है और हमें एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। आज शाम जब मेरी सास मेरे लिए मिठाई बनाकर लाई तो मैं बोली, माँ जी, मैं अपने कमरे में जाकर खा लूँगी। वो कहने लगी कि नहीं, मेरे सामने खाओ। मैंने बहाने से कहा, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। वो बोली, जब मन ठीक हो जाएगा तब खा लेना। और मेरी सास मुस्कुरा दी थी। मैंने अपने कमरे में आकर उस मिठाई को खाने के बजाय छुपा दिया था। मुझे लगा था कि आज मेरे पेट में दर्द नहीं होगा, मगर मेरा अंदाज़ा गलत निकला था। मेरे पेट में दर्द शुरू हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ने लगा था। मैं दर्द से कराहने लगी थी। मेरी सास मेरे कमरे में भागकर आई और बोली, क्या बात है बेटी। मैं रोते हुए बोली, माँ जी, अमर को बुला लो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तब तक अमर भी आ चुके थे। उन्होंने मेरी हालत देखी तो जल्दी से मुझे अस्पताल लेकर गए। मेरी सास मुझे दिलासा देती रही। अस्पताल पहुंचकर मुझे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोला, पेशेंट की डिलीवरी का समय आ गया है, पेशेंट को डिलीवरी रूम में लेकर चले। मैं हक्का बक्का हो गई थी और उस डॉक्टर की तरफ देखती रह गई थी। मैं चिल्लाई और बोली, ये नामुमकिन है, क्योंकि मेरी शादी को तो सिर्फ अभी 3 महीने ही हुए हैं। मुझे लगा था कि मेरा पति अभी मुझे तलाक दे देगा, इसलिए मैं बहुत डर गई थी। मैं गुस्से से बोली, अमर, मुझे इस अस्पताल से ले चलो, मुझे नहीं करवाना यहाँ इलाज। ये डॉक्टर पागल है, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन मेरा दर्द अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मैं चीखने लगी थी। अमन ने जल्दी से मेरा हाथ थाम लिया और बोला, घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब बाहर चले गए। मेरी डिलीवरी का वक्त शुरू हो गया था। 2 घंटे की कोशिश के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था, मगर मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये बच्चा मैंने ही जन्मा है। लेकिन मैंने भी अपनी आंखों से अपने बच्चे को पैदा होते हुए देखा था, इसलिए मुझे यकीन करना ही पड़ा। मैं दुख और गम में बेबस हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अमर का सामना कैसे करूंगी। वो शायद अब मुझे तलाक दे देगा।
बिरादरी में मेरी कितनी बेइज्जती होगी, यही बातें सोच सोच कर मैं रोने लगी थी। थोड़ी देर हुई थी कि अमर और मेरी सास कमरे में आ चुके थे। वो दोनों थोड़े बहुत खुश लग रहे थे। मेरी सास ने मुझे मुबारकबाद दी और बच्चा मेरे सामने करके बोली, देखो बेटा हुआ है, हूबहू तुम पर गया है। मैंने मुंह फेर लिया था। मैं बोली, इसे मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाएं। अमर बोला, क्या बात है रेनू, तुम्हें किस बात का शक हो रहा है? तुम इस छोटे से बच्चे के ऊपर जुल्म मत करो। हम घर आ गए तो मैंने अपनी सास और अमर को सख्ती से मना कर दिया था कि वह मेरे घर वालों को इस बच्चे की पैदाइश के बारे में कुछ भी ना बताएं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पिताजी को पता चले कि उनकी बेटी ने शादी के 3 महीने बाद ही उन्हें नाना बना दिया था। अमर भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक मुझे तलाक दे चुका होता। मेरी सास इस बच्चे को संभालती थी। मुझे तो उसका मुंह देखने का भी दिल नहीं करता था। अमन ने उसका नाम अंश रखा था। मैंने एक बात का गौर किया था कि जब से हमारे घर में अंश पैदा हुआ था, मेरा पति हर वक्त अपनी माँ के साथ लड़ता रहता था, जबकि उसने कभी भी अपनी माँ के साथ ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की थी। जब भी अंश रोता तो मेरी सास उसे मेरे पास ले आती थी और कहती, बेटी इसे चुप करवा दे, बच्चा माँ की खुशबू को तरस रहा है। मैं मुंह फेर लेती थी और फिर कहती, नहीं मैं नहीं ले सकती, मेरी तबीयत खराब है। तब मेरी सास रोने लगती और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहती, बहू मुझे माफ़ कर दो। जब मैं वजह पूछती तो वो मुझे कुछ भी न बताती। मैं सचमुच बहुत हैरान थी कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। जब अमर ऑफिस से लौटे तो मेरी सास के बोलने की आवाज़ आने लगी थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे बहुत गुस्से में हो। वो बोल रही थी कि मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस बच्चे को संभाल सकूं। इसकी माँ को कहो बच्चा संभालना है तो संभाले, नहीं तो हम इस बच्चे के लिए दूसरी माँ ले आएंगे। तभी अमर की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी थी। वह कह रहा था, माँ ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप वह सब ना करती जो आपने किया है तो यकीनन हालात इससे अलग होते। मेरी सास चुप हो गई थी। थोड़ी देर बाद अमर कमरे में आए तो मैं थोड़ी डर के बैठी। मुझे लगा कि वह मेरे साथ लड़ाई करेंगे, मगर वह मुस्कुराकर बोले, रेनू इस गुलाबी रंग के सूट में तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी थी। मेरी ज़िंदगी अमर के दम से रोशन हो चुकी थी। मैं बच्चे को जन्म देने के बाद स्मार्ट हो चुकी थी। मैं खुश थी, लेकिन अब मुझे अपनी सास पर शक हो गया था। मुझे लगने लगा था कि मेरी सास मुझे जो हर शाम मीठा खिलाया करती थी, कहीं उसी वजह से मेरे घर बच्चे की पैदाइश तो नहीं हुई थी, क्योंकि जब से बच्चा पैदा हुआ था मेरी सास ने मुझे कुछ भी मीठा नहीं खिलाया था। हमने अंश के लिए आया का इंतज़ाम कर लिया। अब ज़्यादातर अंश को आया ही संभालती थी। एक शाम को मैं सोकर उठी तो आया बोली, मैम साहब आपकी सास पागल है क्या? मैं बोली, नहीं तो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो वो बोली, आज जब आप सोई हुई थी तो आपकी सास आपके पास आकर बैठी थी और रोती चली जा रही थी और बार बार आपसे माफ़ी मांग रही थी। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई थी। अब मुझे सास पर होने वाला शक और भी बढ़ता जा रहा था कि हो ना हो उसने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मैंने 3 महीने में बच्चे को जन्म दिया था। मैंने आया से कह दिया था कि तुम अब मेरी सास पर नज़र रखना। वो दिन भर जो कुछ भी करती हैं मुझे एक एक बात आकर बताना। वह मुस्कुराकर बोली, जी मैम साहब, मैं तो आपकी वफादार हूँ। खैर अब मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि काम वाली औरतें बहुत अच्छी जासूस होती हैं। अमर स्टडी रूम में थे। वो अपने ऑफिस के काम उसी रूम में बैठकर किया करते थे। मैंने उनके लिए चाय बनाई और वही लेकर गई। मैंने सोचा कि चलो 2 पल बैठकर अपने पति से बात कर ली जाए, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला अमर हड़बड़ा गए थे और उनके हाथ से छूटकर कुछ फ़ोटो ज़मीन पर बिखर गए थे। मैंने उस पर नज़र डाली तो फ़ोटो में अमर मुस्कुराता हुआ खड़ा था और साथ में कोई खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसने अमर के हाथ को मजबूती से थामा हुआ था। इससे पहले कि मैं उस लड़की की शक्ल देख पाती, अमर ने फ़ोटो उठा लिए थे। मुझे एक पल के लिए शक हुआ था कि शायद मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है, और ये एक ऐसी बात थी
जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझ पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। अमर जल्दी से उठा और बोला, आओ रेनू, मेरे साथ बैठो। मगर मैं सर पकड़कर रह गई थी, क्योंकि मेरे सर दर्द से फटा जा रहा था। इस सब ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मैं उल्टे कदमों से वापस लौट आई थी और अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मैं बेहद परेशान थी और रोते रोते कब सो गई थी मुझे मालूम नहीं पड़ा था। मैं नींद में भी बहुत बुरे सपने देखे। हर सपने में मैंने यही देखा कि अमर मुझसे दूर जा रहा था। मैं अमर की आवाज़ सुनकर ही उठी थी और हड़बड़ा कर बैठी हो गई। अमर बड़ा परेशान सा लग रहा था। वह बोला, क्या बात है रेनू, तुम नींद में बार बार रो क्यों रही थी? मैं वैसे ही परेशान थी, इसलिए कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। मैं बोली, कुछ नहीं, बस बुरा सपना देख लिया था। अमर बोला, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। और वह हमारे कमरे से बाहर चला गया तो मेरी नज़र पानी के जग पर पड़ी। उसमें पानी नहीं था, जबकि प्यास से मेरे गले में कांटे चुभ रहे थे। मैं भी जग उठाकर अमर के पीछे चल पड़ी थी, लेकिन मेरे कदम किचन से आती आवाज़ सुनने को रुके थे। माँ जी अमर के साथ कुछ बात कर रही थी, जिसके जवाब में अमर ने बोला, मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं है। हाँ, मैंने दूसरी शादी की है माँ। मैं उससे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। ये बातें तीर की तरह मेरे दिल में चुभ रही थी। क्या अमर ने दूसरी शादी की है? मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैं फिर उल्टे पैर कमरे में वापस लौट आई थी। अमर जब वापस आया तो मुझे देखकर दंग रह गया। वह बोला, रेनू, जब मैं कमरे से गया था तब तुम संभल चुकी थी और फिर से तुम्हारा चेहरा मायूस लग रहा है। मुझे बताओ कि तुम किस बात की टेंशन ले रही हो? दिल तो कर रहा था कि मैं कह दूं कि अमर आपकी दूसरी शादी का दुख मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है, मगर मैं चुप रही थी। मैंने अमर से नींद की गोली मांगी थी। मैं बोली, अमर, मैं जागती रही तो आज मेरा दिमाग फट जाएगा। अमर ने कुछ भी कहे बिना मुझे गोली थमा दी थी। फिर मैं ना जाने कितने घंटे सोती रही थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो अमर ऑफिस जा चुका था। मैं बाहर आ गई। अभी तक मेरा दिमाग फट रहा था। तभी मेरी नज़र मेरी सास के मोबाइल पर पड़ी थी। वो सोफे पर पड़ा हुआ था। मैंने मोबाइल उठाया और अमर की स्टडी रूम में आ गई। मैंने अमर के नंबर पर मैसेज किया, रेनू का क्या करना है? इस मैसेज को सेंड करने के बाद मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। इतनी देर में अमर की कॉल आ गई थी। फ़ोन बजने लगा तो मेरे हाथ थर थर काँपने लगे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मगर इतनी देर में फ़ोन बंद हो गया तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन एक बार फिर से मोबाइल बजने लगा था। जब तीसरी बार कॉल आई तो मैंने फ़ोन उठा लिया था। फ़ोन से अमर की गुस्से वाली आवाज़ बाहर आ रही थी, माँ, आप रेनू की जान छोड़ क्यों नहीं देती? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? अपनी पसंद की शादी की थी आपके बेटे ने। जो भी सज़ा देनी है मुझे दो, रेनू को नहीं। आपको याद है ना, 1 साल पहले मैंने रेनू से मोहब्बत करके शादी की थी, जबकि आप चाहती थी कि मैं आपकी सहेली की बेटी के साथ शादी कर लूं। लेकिन मैं राज़ी नहीं हुआ और आप भी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। मजबूरन मुझे रेनू के साथ कोर्ट मैरिज करनी पड़ी थी। जब मैं दुल्हन बनाकर उसे घर ले आया तो आपने हर तरह से हमें अलग करने की कोशिश की। हम दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा की और जब इन सब से भी आप हमें अलग न कर पाई तो आपने रेनू का एक्सीडेंट करवा दिया ताकि वो मर जाए। लेकिन माँ, मैं सोचता हूँ कि आपका दिल इतना पत्थर दिल कैसे बन गया था? किसी जिंदा इंसान की जान लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए होता है। रेनू उस हादसे में बुरी तरह से जख्मी हुई थी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी हैरान थे कि पेशेंट बच कैसे गई, मगर वो कोमा में चली गई थी माँ। और जब आपको मालूम पड़ा था कि रेनू माँ बनने वाली है, तब पहली बार आपको अपनी गलती का एहसास हुआ था। तब आपने मुझे सारा सच बता दिया था। आपको याद है ना, मैंने भी कई महीने तक आपसे बात नहीं की थी। रेनू बच्चे की वजह से जल्दी ठीक हो गई थी। वह कोमा से तो बाहर आ गई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी।
वह यही समझती थी कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, इसलिए उसके माँ बाप उसे अपने साथ ले गए। माँ, आप भी जानती हैं कि 6 महीने बाद जब रेनू की भाभी की कॉल आई थी कि आप रेनू को फिर से शादी करके ले जाएं, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए वो डिप्रेशन की शिकार हो रही है। उस दिन मैंने आपसे बात की थी और कहा था हम उसके लिए रिश्ता लेकर जाते हैं। जब रेनू शादी करके हमारे घर आई तो आप उसका बहुत ख्याल रखती थी। आपने उसकी दवाइयों की जिम्मेदारी भी उठाई थी और रोज़ उसे मिठाई में दवाई डालकर देती थी। अब आप फिर से लोगों की बातों में आ गई हैं कि मैंने दूसरी बार भी रेनू से शादी क्यों की, जबकि आप ये भी जानती हैं कि ये शादी सिर्फ रेनू को दिखाने के लिए की थी। वह तो अभी तक इसी सदमे में है कि शादी के 3 महीने बाद ही उसने बच्चे को जन्म कैसे दे दिया, इसलिए उसने खुद को अपने सगे बच्चे से दूर रखा हुआ है। अमर जोर जोर से चिल्ला रहा था, जबकि मुझे उसकी तमाम बातें सुनकर झटके महसूस होने लगे थे। मैं लड़खड़ा कर पीछे जाकर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था। मुझे सारी बातें याद आ चुकी थी, मुझे सब कुछ याद आ गया था। मैं अमर से बोली, मेरा अंश कहाँ है? अमर मुस्कुरा दिया था। मैंने पहली बार अपने बच्चे को चूमा था। मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उन्हें साफ माफ़ कर दिया। हालांकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हों को खो चुकी थी। खैर, मैंने ये सोचकर उन्हें माफ़ कर दिया था कि क्या पता ऊपर वाला भी मुझे माफ़ कर दे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।